लॉयड एक अनाथ था जिसे सबसे ताकतवर एस रैंक जादूगरनी ने गोद लिया और वह एक साहसी यात्री बन गया। लेकिन उसकी पार्टी ने उसे निकाल दिया क्योंकि उनके लिए वह एक बेकार सपोर्ट मेज था। हालांकि उसके गुरु के अलावा कोई नहीं जानता था कि असल में लॉयड वही चुना हुआ नायक है जो डीमन किंग को हराएगा। जब लॉयड एक छोटा बच्चा था तभी उसके गृहनगर को डीमन किंग के हमले ने तबाह कर दिया, लेकिन वह किसी तरह जिंदा बच गया और एक एस रैंक की साहसी जादूगरनी मर्लिन ने उसे खोज लिया। लगता था कि उसने भी डीमन किंग के खिलाफ युद्ध में किसी कीमती इंसान को खो दिया था। अपने दुख को सहने के लिए उसने फैसला किया कि लॉयड को गोद लेगी और उसे अपना शिष्य बनाएगी। मर्लिन उसे अपने घर ले गई और सबसे पहले उसने हवा से एक आग का गोला बना दिया। उसने छोटे से लॉयड से कहा कि अगर वह शाम तक जादू से आग नहीं जला पाया तो उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। लॉयड बहुत कोशिश करता रहा और जैसे ही उसे सफलता मिली वह उत्साहित होकर अपनी गुरु को दिखाने दौड़ा। मर्लिन ने ताना मारते हुए कहा कि उसने अच्छा किया है, लेकिन तुरंत उसकी छोटी सी आग को बुझा दिया और फिर उसे हल्का सा जला दिया। उसने कहा कि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इसके बाद उसने उसे दिखाया कि जमीन से पानी कैसे निकाला जाता है और लॉयड ने पहली ही कोशिश में इसे सही कर दिखाया। लेकिन उसकी तारीफ करने के बजाय मर्लिन ने फिर व्यंग्य किया और उस पर पानी की बाढ़ छोड़ दी, ये दिखाने के लिए कि असली तरीका यह है। दिन बीतते गए और लॉयड ने नए नए जादू सीखे, लेकिन मर्लिन कभी संतुष्ट नहीं हुई। यहाँ तक कि जब उसने उसका बर्फ का पुतला बनाया तो मर्लिन ने अपने जादू से उस पुतले को जीवित कर दिया और लॉयड को पकड़ लिया। फिर उसने मूर्ति का आकार बड़ा कर दिया और कहा कि उसमें अभी भी कौशल की कमी है। अंत में मूर्ति को तोड़ दिया गया और लॉयड जमीन पर गिर पड़ा। लॉयड भोला भाला लड़का था। उसने मर्लिन की हर बात सच मान ली और वादा किया कि वह मेहनत करेगा ताकि अपनी कमियों को पूरा कर सके। कुछ दिन बाद मर्लिन को भयानक नशे का हैंगओवर हो जाता है और लॉयड अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उसे ठीक कर देता है। जैसे ही मर्लिन उठती है वह उसे गले लगाती है और धन्यवाद देती है, लेकिन अगले ही पल वह उसे बाहर खींच ले जाती है ताकि फिर से जादू का अभ्यास करा सके। समय बीतता जाता है। एक रात मर्लिन कुछ प्राचीन ग्रंथों को देख रही होती है। उसके चेहरे पर परेशानी और पीड़ा साफ छलक रही होती है। तभी लॉयड उसे खाने पर बुलाने आता है। मर्लिन जैसे ही उठती है गलती से किताब जमीन पर गिर जाती है। लॉयड उसकी मदद करने के लिए किताब उठाता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ किताब को छूता है उसके भीतर मौजूद सारा जान सीधे लॉयड के दिमाग में उतर जाता है और वह तुरंत बेहोश हो जाता है। मर्लिन ये देखकर घबरा जाती है क्योंकि लॉयड ने सिर्फ छूने भर से एक प्राचीन जादू सीख लिया था। इसका मतलब था कि उसके भीतर वही गुण मौजूद हैं जो उसे चुना हुआ नायक बनाते हैं। ये देखकर मर्लिन के पुराने दर्दनाक यादें ताज़ा हो जाती हैं और वह नहीं चाहती थी कि लॉयड भी वही गलतियां दोहराए जो उसने की थीं। उस रात जब लॉयड शांति से सो रहा होता है मर्लिन उसके कमरे में जाती है। वह उसके माथे पर एक जादुई मंत्र लगाती है, चुंबन के साथ, ताकि उस प्राचीन जादू का जान उसके दिमाग के भीतर ही सील हो जाए। वह चाहती थी कि लॉयड अपनी शक्ति पर ज्यादा भरोसा न करे और किसी खतरनाक रास्ते पर न बढ़े। मर्लिन उसे यह तक सलाह देती है कि वह एक वाइट मेज बने जिसका मुख्य कार्य दूसरों को सहारा देना होता है। वह उसे रिकवरी मैजिक सिखाती है जिससे फल उगाए जा सकते हैं, और फिर अपनी शक्ति का अंतर दिखाने के लिए वह बिना किसी मेहनत के एक मुरझाए हुए पेड़ को जिंदा कर देती है। इसके बाद मर्लिन उसे जादू और दूसरी बातें सिखाती रहती है, लेकिन जब भी एंशिएंट मैजिक का जिक्र आता है वह साफ कह देती है कि यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एंशिएंट मैजिक तो सैकड़ों साल पहले ही खत्म हो चुका है। समय बीता जाता है और लॉयड लगातार मर्लिन के अधीन प्रशिक्षण करता रहता है। फिर एक दिन मर्लिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे एक घने जंगल में ले जाती है जो खतरनाक डीमन से भरा होता है। वहाँ वो उसे केवल एक चाकू देती है और आदेश देती है कि उसे 7 दिनों के भीतर अपने घर वापस पहुंचना होगा, वो भी केवल अपने जादू का इस्तेमाल करके। वह उसे कुछ कहने का मौका तक नहीं देती और वहां से भाग जाती है। लॉयड वहीं खड़ा रह जाता है, डरा हुआ और हैरान। अचानक वहां एक वुल्फ डीमन आ पहुंचता है। लॉयड किसी तरह उसके हमलों से बच निकलता है और पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि एक वाइट मेज के रूप में उसके पास जो स्पेल्स हैं उनसे वह इन डीमंस को हरा नहीं सकता। उसका एकमात्र रास्ता यही है कि वह खतरों से बचते हुए किसी तरह घर लौटने की कोशिश करे। सबसे पहले वह अपनी जादुई इंद्रियों का इस्तेमाल करता है ताकि घर की दिशा का पता लगा सके और फिर उसी ओर चलना शुरू करता है। रास्ते में वह फल पकाने के लिए जादू का उपयोग करता है ताकि खाना मिल सके, और रात में वह नए स्पेल्स बनाने की कोशिश करता है जो उसे सुरक्षित रहने में मदद कर सकें। वह अपनी खतरनाक यात्रा अकेले जारी रखता है,
नए स्पेल्स पर प्रयोग करता है। कुछ उसे खाना ढूंढने में मदद करते हैं तो कुछ तेज दौड़ने में। अगले ही दिन वह लगभग एक स्पाइडर डीमन का शिकार हो जाता है, लेकिन उसकी रनिंग स्पेल की वजह से वह किसी तरह सुरक्षित बच निकलता है। लॉयड तब तक उस स्पेल का इस्तेमाल करता रहता है जब तक वह अपने घर नहीं पहुंचाता, और जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है थकावट से वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। समय तेजी से गुजरता है। अब लॉयड किशोरावस्था में पहुंच चुका है। इसी दौरान उसे पास के शहर की एक पत्रिका मिलती है और वह बाहरी दुनिया के बारे में जिज्ञासु होने लगता है। मर्लिन का रवैया भी बदल चुका है। अब वह उसे जबरदस्ती अभ्यास कराने के बजाय उसके रोजमर्रा के कामों से खींचकर नए नए स्पेल्स बनाने के लिए मजबूर करती है। उसे अचानक नए विचार सूझते हैं और वह लॉयड को लगातार रात भर जगाकर उन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए कहती है। यह सारा तनाव लॉयड झेल नहीं पाता और एक रात वह यह फैसला करता है कि घर से भागकर दुनिया की सैर करेगा। अगली सुबह मर्लिन जब उसके कमरे में जाती है तो उसे खाली पाती है। वहां बस शहर की एक पत्रिका मेज पर रखी होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका छोटा बच्चा बड़ा हो गया है और अपने बगावती दौर में कदम रख चुका है। इस बीच लॉयड शहर पहुंच जाता है और वहां की चकाचौंध में बहने लगता है। वह अपने पास मौजूद थोड़े से पैसे खाने पीने पर खर्च कर देता है और सोचने लगता है कि अब और पैसे कैसे कमाए जाएं। तभी उसके चेहरे पर एक रिक्रूटमेंट नोटिस आकर चिपकता है, एक एडवेंचरिंग पार्टी में भर्ती का। लॉयड बिना ये जाने कि कोई उसे देख रहा है यह तय करता है कि क्यों न एक एडवेंचरर बनने की कोशिश की जाए। पार्टी में शामिल होने के बाद उसका पहला मिशन एक साइक्लॉप्स से लड़ाई करना होता है। लॉयड बेहद रोमांचित होता है क्योंकि उसने पहले कभी इतना शक्तिशाली डीमन नहीं देखा था। साइक्लॉप्स धीरे धीरे पार्टी के लीडर और मुख्य योद्धा एलन को पीछे धकेलने लगता है। वह अपने हीलर से कहता है कि उसे जल्दी से हील किया जाए। लॉयड भी मदद करने का सोचता है और तुरंत एक सपोर्ट स्पेल पूरी पार्टी पर डाल देता है, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं होता। इसी बीच आर्चर तेजी से एक तीर साइक्लॉप्स की आंख में मार देता है और उसे अंधा कर देता है। साइक्लॉप्स जैसे ही आर्चर पर हमला करने की कोशिश करता है, टैंकर रीना आगे बढ़कर उसे रोक लेती है। रीना हैरान रह जाती है क्योंकि उसे उस भारी प्रहार में लगभग कोई वजन महसूस नहीं होता। तब तक पार्टी का मेज साइक्लॉप्स को बांध देता है, जिससे एलन को उसे एक ही वार में खत्म करने का मौका मिल जाता है। इस जीत के बाद एलन रातों रात एक सितारा बन जाता है और लोग उसे हीरो कहकर पुकारने लगते हैं। दूसरी ओर लॉयड को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसे इनाम के नाम पर बस कुछ सिक्के थमा दिए जाते हैं क्योंकि वह एक बेकार व्हाइट मेज समझा जाता है। लॉयड वह रकम स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसके मन में यही बैठ चुका है कि उसकी कीमत वास्तव में इतनी ही है। जब एलन कहता है कि उनकी जीत के नाम पर सबको जश्न मनाना चाहिए, तो लॉयड जल्दी से बहाना बनाकर निकल जाता है क्योंकि वह शराब नहीं पीता। पार्टी की लड़कियां नाराज हो जाती हैं क्योंकि उसने एलन का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, लेकिन एलन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह लॉयड को असली सदस्य मानता ही नहीं था। एलन कहता है कि सभी व्हाइट मेजेस बेकार होते हैं, लेकिन चूंकि गिल्ड के नियमों के हिसाब से एक व्हाइट मेज जरूरी है, इसलिए लॉयड हो या कोई और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रीना को लगता है कि कुछ ऐसा है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और उसे लॉयड के बारे में गहरी जिज्ञासा होने लगती है। दूसरी ओर जो आदमी लॉयड पर नजर रख रहा था असल में मर्लिन का जासूस निकलता है। वह मर्लिन को लगातार उसके शिष्य के बारे में खबरें देता रहता है। मर्लिन कहती है कि जब तक लॉयड अहंकारी नहीं बनता तब तक उसे कोई चिंता नहीं है, लेकिन तभी जासूस उससे पूछता है कि क्या उसे अपने अतीत पर पछतावा है। यह सुनकर मर्लिन अपने होंठ काट लेती है और उसकी आंखों में वह दिन ताज़ा हो उठता है जब उसने हीरो सिबिल के नेतृत्व वाली अपनी पार्टी के साथ डीमन लॉर्ड से लड़ाई की थी। डीमन लॉर्ड उन्हें हरा नहीं सका, इसलिए उसने खुद को ही नष्ट कर लिया और अपने साथ पूरे शहर को भी तबाह कर दिया। उस वक्त हीरो सिबिल ने एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को जीवित कर दिया जिन्हें डीमन लॉर्ड के हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ी। सिबिल को खोना मर्लिन के लिए बहुत बड़ा झटका था और हालांकि उसने लॉयड को सिर्फ अपने दुख को कम करने के लिए गोद लिया था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वही चुना हुआ नायक बन जाएगा। सिबिल की याद आते ही मर्लिन कसम खाती है कि वह कभी वही गलती नहीं दोहराएगी और लॉयड को सुरक्षित रखने के लिए जो भी जरूरी होगा करेगी। उधर शहर में एलन लगातार शक्तिशाली डीमंस को हराकर और भी बड़ा नाम कमाने लगता है। यह सब केवल लॉयड के सपोर्ट की वजह से संभव होता है, लेकिन इसकी सच्चाई किसी को नजर नहीं आती सिवाय रीना के, जिसे बस हल्का सा अंदाजा होता है। एक रात एलन को सैनिकों से एक अनुरोध मिलता है कि कुछ गोलम्स उनके सैनिकों को एक पेट्रोल पॉइंट के पास मार रहे हैं। एलन तुरंत ये काम स्वीकार कर लेता है,
सोचकर कि यह आसान होगा, वह अपनी पार्टी को पेट्रोल पॉइंट तक ले जाता है और लॉयड अपनी मैजिक सर्च क्षमता का उपयोग के बताता है कि उन्हें वाटरफॉल के भीतर जाना होगा ताकि गोलम्स का सामना कर सकें। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, अलन गोलम्स से लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन हर बार एक नया समनर और गोलम्स बना देता है। लॉयड समझ जाता है कि समनर एक मैजिक स्टोन का इस्तेमाल कर रहा है। वह तुरंत आर्चर को शक्ति देता है और उसे आदेश देता है कि समनर को मारो। आर्चर उसकी बात मानती है और उसका तीर एक खंबे के चारों ओर मुड़कर सीधे समनर के सीने में लग जाता है। इसके बाद लॉयड जादूगर को आदेश देता है कि वह उस जादुई स्टाफ को टेलीपोर्ट करके उसकी तरफ भेजे। जैसे ही स्टाफ उसके हाथ में आता, लॉयड उसे तुरंत सील कर देता है। लेकिन यह सब एलन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि उसकी पार्टी को आदेश देने का हक सिर्फ उसी को है। एलन फिर गोलम पर हमला करने का फैसला करता है, लेकिन लॉयड उसे चेतावनी देता है कि मास्टर खोने के बाद गोलम अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया है। एलन उसकी बात नहीं सुनता और सीधे हमला करने भागता है, और लॉयड को मजबूरी में एक विशेष स्पेल का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वह एलन तक पहुंच सके और उसे पत्थर के विशालकाय गोलम से कुचले जाने से बचा सके। एलन गुस्से में आ जाता है। तभी गोलम अचानक शक्ति खो देता है और एलन को उसे नष्ट करने का मौका मिल जाता है। मिशन खत्म होते ही एलन तुरंत लॉयड को पार्टी से निकाल देता है। वह कहता है कि लॉयड बेकार है और हमेशा पीछे छुपा रहता है। बेचारा लॉयड, जिसे अब तक गैस लाइट करके ये यकीन दिला दिया गया था कि उसके अंदर वास्तव में स्किल इश्यूज हैं, बिना किसी विरोध के इस फैसले को स्वीकार कर लेता है। वह दूसरी पार्टी खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी वैकेंसी नहीं होती और वह निराश हो जाता है। तभी अचानक किस्मत उसका साथ देती है। एक गुलाबी बालों वाली लड़की तुरंत एक फ्री वाइट मेज की तलाश में होती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि उसकी कंडीशंस पूरी करने वाला कोई वाइट मेज मिलना लगभग असंभव है। और जब कोई और विकल्प नहीं बचता, तो रिसेप्शनिस्ट लॉयड की ओर इशारा करता है। जैसे ही गुलाबी बालों वाली लड़की यह पक्का करती है कि लॉयड वास्तव में बेरोजगार वाइट मेज है, वह उसे तुरंत अपने साथ खींच ले जाती है। असल में ये गुलाबी बालों वाली लड़की यूई होती है। वह एक एस रैंक एडवेंचर पार्टी की सदस्य है। हाल ही में उनकी पार्टी बैंडिट्स का शिकार करने निकली थी। उनकी टीम वर्क और अपार शक्ति ने उन बैंडिट्स को आसानी से हरा दिया, यहाँ तक कि उन्होंने उनके बॉस को भी घेर लिया और आत्मसमर्पण करने को कहा। लेकिन बॉस ने अपनी आखिरी चाल खेली। उसने एक विशाल पत्थर का गोलम समन कर लिया ताकि उनसे लड़ सके। यूई की पार्टी ने जल्दी समझ लिया कि ये गोलम जादू के प्रति रेजिस्टेंट है और साधारण शारीरिक हमले भी उस पर असर नहीं करेंगे। इसलिए यूई ने फैसला किया कि वह खुद इसका सामना करेगी। पार्टी की सबसे ताकतवर डैमेज डीलर होने के नाते वह पूरी ताकत के साथ गोलम की ओर दौड़ी और उस पर हमला किया, लेकिन वह उसके शरीर पर बस एक खरोंच छोड़ पाई। मजबूरी में उसे पीछे हटना पड़ा और गोलम के हमले से बचना पड़ा। तब उसने अपनी पार्टी की व्हाइट मेज से कहा कि उसे बफ करे। व्हाइट मेज क्लम उस समय गाफिल थी और समझने में उसे एक पल लग गया कि यूई ने क्या कहा है। फिर भी समय रहते उसने स्पेल डाल दिया, जिससे यूई की शक्ति बढ़ गई, और उस शक्ति के सहारे यूई ने अगले ही वार में गोलम को हराकर ढेर कर दिया। सभी बैंडिट्स को पकड़ने के बाद यूई क्लम के पास गई। क्लम ने माफी मांगी कि वह उस वक्त ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि अगर स्पेल में देर हो जाती तो यूई की जान जा सकती थी। यूई ने उसे समझाया कि वह इस बारे में ज्यादा न सोचे, क्योंकि उसे पता था कि क्लम इस समय गंभीर निजी समस्याओं से जूझ रही है। उसने क्लम से उसके घर की स्थिति पूछी। तभी अचानक क्लम ने यूई को अपना इस्तीफा थमा दिया। उसने कहा कि उसे अपनी बीमार बहन की देखभाल के लिए कुछ समय का अवकाश चाहिए। यहीं से वर्तमान कहानी शुरू होती है। यूई पूरे उत्साह के साथ लॉयड का हाथ पकड़कर उसे अपने बेस तक खींच ले जाती है। उसकी पार्टी के सदस्य पहले तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि यूई व्हाइट मेज खोजने में नाकाम रहेगी। यूई सबको लॉयड से मिलवाती है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उसे अभी तक उसका नाम भी पता नहीं होता। इसके बाद यूई उसे अपनी पार्टी से परिचित कराती है। डैगस, जो शील्ड यूजर है, क्रॉस, जो आर्चर है, और सिलिका, जो मेज है। आखिर में वह खुद को इंट्रोड्यूस करती है। यूई एक स्वॉर्ड्समैन और पार्टी की लीडर। वह लॉयड का अपनी पार्टी में स्वागत करती है। लॉयड हैरानी से पूछता है कि उसने पार्टी में शामिल होने की सहमति कब दी थी। यह सुनकर यूई खुद चौंक जाती है, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने उससे कभी यह सीधा सवाल पूछा ही नहीं। डागस और सिलिका जल्दी ही समझ जाते हैं कि यूई ने बिना सोचे समझे लॉयड को खींचकर बेस तक ले आई। वे लॉयड से इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद वे यूई से कहते हैं कि भले ही उसने एक वाइट मेज ढूंढ लिया हो, लेकिन लॉयड क्लम की जगह नहीं ले सकता और उन्हें मौजूदा क्वेस्ट छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर यूई नाराज हो जाती है। वह कहती है कि उनके क्लाइंट ने मदद मांगी है
और वे इस तरह उसे ठुकरा नहीं सकते। लॉयड पूछता है कि क्यों न ये क्वेस्ट किसी और पार्टी को सौंप दिया जाए। डैगस उसे समझाता है कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये एक ए रैंक क्वेस्ट है और ऐसे क्वेस्ट्स केवल ए रैंक या उससे ऊपर की पार्टियां ही ले सकती हैं। लेकिन इस समय सभी ए रैंक पार्टियां शहर से बाहर हैं और सिर्फ उनकी पार्टी, एक एस रैंक पार्टी, ये मिशन स्वीकार कर सकती है। ये सुनकर लॉयड हैरान रह जाता है कि वह एस रैंक एडवेंचरर्स के सामने खड़ा है। उसके मन में उनकी मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा होती है, लेकिन उसका कमज़ोर आत्मविश्वास उसे फिर से यही विश्वास दिलाता है कि वह बहुत कमज़ोर है और किसी काम का नहीं। तभी यूई अचानक उसके पक्ष में बोल उठती है। वह अपने साथियों से कहती है कि उन्हें कम से कम लॉयड को अपनी क्षमताएं साबित करने का एक मौका देना चाहिए, इससे पहले कि वे उसे ठुकरा दें। वह लॉयड को अपने साथ जंगल में ले जाती है ताकि वह अपनी स्किल्स दिखा सके। लॉयड घबराया हुआ महसूस करता है, सोचता है कि शायद वह सबको निराश कर देगा। यूई बार बार उसे कुछ करने के लिए कहती है और डैगस उसे टोकते हुए कहता है कि यूई को कम से कम इस नए लड़के को बताना चाहिए कि उसे कौन सा स्पेल डालना है, क्योंकि वह बेहद उलझा हुआ लग रहा है। तब यू लॉयड से कहती है कि वह उन सभी पर एन्चेंटमेंट मैजिक डाले। क्रॉस और सिलिका तुरंत कहते हैं कि यह नामुमकिन है क्योंकि सिर्फ बहुत अनुभवी वाइट मेजेस ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन लॉयड हैरान रह जाता है क्योंकि जिसे यूई इतनी कठिन परीक्षा बनाकर पेश कर रही थी वह उसके लिए तो एक बेहद बुनियादी स्पेल है। वह यूई से पूछता है कि क्या सचमुच यही टेस्ट है जिसे पास करके उसे उनकी पार्टी में जगह मिलेगी। यूई आत्मविश्वास से कहती है हाँ। बाकी पार्टी के सदस्य उसे समझाते हैं कि अगर वह स्पेल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, उसे मजबूत बनने का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बेहद कठिन जादू है। लेकिन लॉयड दृढ़ता से कहता है वह इसे कर सकता है। वह तुरंत अपना स्टाफ डायमेंशनल स्टोरेज से निकालता है और ये देखकर सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। फिर लॉयड एक ही पल में उन सब पर 5 अलग अलग प्रकार के एन्चेंटमेंट स्पेल्स डाल देता है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि किसी को यह एहसास तक नहीं होता कि स्पेल्स कब डाले गए। यूई अविश्वास से पूछती है, यह स्टाफ तुमने आखिर कहाँ से निकाला? लॉयड बताता है कि उसके पास एक स्टोरेज स्पेल है जिसमें वह चीज़ें सुरक्षित रख सकता है। इसके बाद वह उनसे पूछता है कि क्या वे एन्चेंटमेंट स्पेल के नतीजों से संतुष्ट हैं। यूई उलझन में पड़ जाती है क्योंकि सामान्य रूप से ऐसे स्पेल में समय लगता है और मंत्रोच्चारण भी करना पड़ता है। धीरे धीरे सब अपने शरीर को हल्का और ताकतवर महसूस करने लगते हैं। असर देखने के लिए यूई पास के एक विशाल पेड़ पर तलवार हल्के से घुमाती है और नतीजा, पेड़ एक ही वार में पूरी तरह कटकर गिर जाता है। पूरी पार्टी दंग रह जाती है। लॉयड ठंडी आवाज में कहता है, मैंने तुम सब पर 5 तरह के एन्चेंटमेंट डाले हैं। सबको अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। लॉयड आगे समझाता है, सिर्फ एक स्पेल डालना बहुत आसान था। असली इम्तिहान के लिए मैंने सोचा अपनी असली क्षमता दिखानी चाहिए, लेकिन सब इतने हक्का बक्का थे कि कोई जवाब नहीं दे पाया। लॉयड को लगता है कि शायद वे लोग निराश हो गए हैं। वो स्टाफ को वापस स्टोरेज में रखता है और कहता है, मुझे समझ आ गया, मैं तुम्हारी पार्टी का व्हाइट मेज बनने लायक नहीं हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया। वो मुड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी यूई उसे रोक लेती है। पहली बार वो उसके अतीत के बारे में पूछती है और लॉयड सबको चौंकाते हुए बताता है, मुझे हीरो की पार्टी से निकाल दिया गया था क्योंकि मैं उनके हिसाब से बहुत कमज़ोर था। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उनके मन में सवाल उठता है, अगर लॉयड जैसा इंसान हीरो की नज़र में कमज़ोर है तो हीरो की ताकत की कसौटी आखिर है क्या, जिसने लॉयड को कमज़ोर कह दिया? क्योंकि उन्होंने अब तक किसी को एक साथ 5 एन्चेंटमेंट स्पेल्स डालते हुए देखा ही नहीं था। लेकिन जब लॉयड फिर भी ये जिद करता है कि वह कमज़ोर है, तब क्रॉस उसकी सोच को लेकर और भी चिंतित हो जाता है। फिर लॉयड विषय बदलते हुए पूछता है, तुम लोग अपनी पार्टी की व्हाइट मेज को वापस क्यों नहीं बुलाते? यूई समझाती है, क्लम की बहन बहुत बीमार है और वो उसका ध्यान रख रही थी, साथ ही एडवेंचर का काम भी कर रही थी, लेकिन दोनों काम एक साथ करना उसके लिए असंभव हो गया, इसलिए उसने फिलहाल एडवेंचर बनने से ब्रेक ले लिया। तभी डैगस कहता है, ज़्यादातर क्वेस्ट तो हम उसके बिना भी पूरे कर लेते, लेकिन ए रैंक क्वेस्ट वो काफ़ी मुश्किल होते हैं, उनके लिए व्हाइट मेज का होना ज़रूरी है। यह सुनकर सबको क्लम की चिंता होने लगती है, क्योंकि भले ही वो अब पार्टी का हिस्सा न रही हो, लेकिन वो अभी भी उनकी दोस्त है। लॉयड के दिल में हल्की जलन होती है ये सुनकर, लेकिन वह तुरंत विषय बदल देता है और पूछता है, क्या किसी को पता है कि क्लम की बहन को कौन सी बीमारी है? यूं याद करके बताती है, उस लड़की का शरीर धीरे धीरे मैजस्टोन में बदल रहा है। ये सुनकर लॉयड को अपने मास्टर की बातें याद आती हैं। उसे याद आता है जब मर्लिन ने उसे सिखाया था कि मैजस्टोन किस तरह जीवित प्राणियों को भी मैजस्टोन में बदल सकते हैं।
तभी लॉयड सोचता है, क्या इन्हें वापस सामान्य रूप में बदला जा सकता है? और अब वह तय करता है कि इसका उत्तर उसे हर हाल में खोजना होगा। वह यूई से कहता है, मुझे क्लम के घर ले चलो। यूई उसे क्लम के घर लेकर जाती है। दरवाजा एक बहुत ही थकी हुई और कमजोर क्लम खोलती है। अपनी दोस्त को सामने देख वह चौंक जाती है। घर के भीतर आने के बाद लॉयड सीधे मुद्दे पर आता है। वह क्लम से कहता है, मुझे अपनी बहन की हालत विस्तार से बताओ। क्लम बताती है, पहले मैं और मेरी बहन सिल्वी साथ साथ एडवेंचर पर जाते थे, लेकिन एक दिन मिशन के दौरान वो घायल हो गई। तब से ही उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। लॉयड उससे लक्षणों के बारे में पूछता है, तो क्लम ठान लेती है कि बताने के बजाय सीधे दिखाना ही बेहतर होगा। जैसे ही वह सिल्वी के कमरे का दरवाज़ा खोलती है, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अंदर से बेहद गहरी और खतरनाक मना की लहर बाहर निकलती है। क्लम अपनी बहन के ऊपर से कंबल हटाती है और सबकी सांसें थम जाती हैं। सिल्वी के हाथ और पैर पहले ही मैजिस्टोन में बदल चुके थे। क्लम की आंखों में आंसू भर आते हैं। सिल्वी की मना पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है और उसकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ रही है। मुझे डर है, शायद उसके पास जीने के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा। लॉयड उसकी ओर देखता है और दृढ़ स्वर में कहता है, मुझे उसे मदद करने दो। मेरे पास एक थ्योरी है, अगर मैं सही निकला तो मैं सिल्वी को वापस सामान्य बना सकता हूँ। लेकिन क्लम तुरंत इनकार कर देती है, ये असंभव है। मैंने विशेषज्ञ हीलर्स तक को बुलाया था, उन्होंने भी कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है। लॉयड शांत लेकिन विश्वास से भरे स्वर में समझाता है, सिल्वी को शायद किसी हाई प्योरिटी मैजिस्टोन ने घायल किया था। उसी चोट से उसका शरीर मैजिस्टोन में बदलना शुरू हुआ। बताओ, क्या वो मिशन किसी ऐसे स्थान पर था जहां मोना डेंसिटी बहुत ज्यादा हो? क्लम सिर हिलाकर कहती है, हाँ, हम एक गुफा से मैजिस्टोन निकालने के मिशन पर थे। लॉयड तुरंत कहता है, मुझे उसकी चोट का निशान दिखाओ। क्लम धीरे से सिल्वी की कमर का हिस्सा दिखाती है जो पहले ही मैजिस्टोन में बदल चुका था। लॉयड की आंखों में दृढ़ता चमकती है। यही तो है, यहीं से सब शुरू हुआ। क्लम कांपती हुई आवाज में पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? लॉयड गहरी सांस लेकर कहता है, ये सब मैंने अपने मास्टर से सीखा है। तभी यूई आगे बढ़कर क्लम से कहती है, लॉयड पर भरोसा करो बस इस बार। क्लम अपने आंसू पोंछती है और सिर हिलाकर कहती है, ठीक है, एक मौका दूंगी। लॉयड बिना देर किए तुरंत एक स्पेल डालता है। वो सिल्वी के शरीर से सारी करप्टेड मना को खींचना शुरू करता है, लेकिन यह काम उसके लिए भी बेहद कठिन साबित होता है। फिर भी लॉयड हार नहीं मानता। कड़ी मशक्कत के बाद वह पहला चरण पूरा कर लेता है। वह क्लम से कहता है, मुझे उसकी मना को लगभग 0 तक कम करना पड़ा, वरना हीलिंग का कोई फायदा नहीं होता। अब मैं उसकी मना को लगातार खींचते हुए साथ ही उसे हील करूंगा। इतना कहकर वह एक और जादू डालता है। यह कोई साधारण हीलिंग स्पेल नहीं था। क्लम चौंक कर देखती है, यह तो सामान्य हीलिंग स्पेल नहीं है। लॉयड शांत स्वर में समझाता है, यह उसका एक और ज्यादा ताकतवर वर्जन है। हाँ, यह बेहद अनएफिशिएंट है, लेकिन इसके जरिए मैं सिल्वी से खींची जा रही मना को जलाकर खत्म कर सकता हूँ। क्लम यह सुनकर निशब्द रह जाती है। यूई हैरानी से पूछती है, क्लम, क्या लॉयड वाकई कुछ असाधारण कर रहा है? क्लम भावुक स्वर में जवाब देती है, हाँ, वो एक साथ 2 ऐसे स्पेल्स डाल रहा है जिन्हें उसने खुद बनाया है और इतनी भयावह मना को झेलते हुए कर रहा है। यह तो महान से महान व्हाइट मेज भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे लॉयड की विधि अपना असर दिखाती है। सिल्वी का पत्थर बना हुआ शरीर सामान्य रूप में लौटने लगता है। कुछ ही देर में सिल्वी की आंखें खुल जाती हैं। वह होश में आ जाती है। ये देख क्लम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी बहन को कसकर गले लगा लेती है। बाद में क्लम यूई और लॉयड से कहती है, जब मेरी बहन पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी तब हम दोनों फिर से एडवेंचर पर जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह लॉयड हमारी पार्टी को संभाले। लॉयड गंभीर स्वर में कहता है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। लेकिन क्लम हंसकर कहती है, यह सब मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहे। इसके बाद यूई और बाकी सब मिलकर सिल्वी की रिकवरी का जश्न मनाते हैं। वे सब लॉयड को धन्यवाद देते हैं। हालांकि लॉयड के दिल में अब भी यह धारणा बनी रहती है कि वह इसके योग्य नहीं है। लेकिन जब वह देखता है कि ये लोग जिनसे वह अभी अभी मिला है उसे इतनी इज्जत और अपनापन दे रहे हैं, तो थोड़ी झिझकते हुए वह कहता है, क्या तुम लोग मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लोगे? भले ही मेरे पास ताकत नहीं है। सब उसके इस बदलाव से खुश हो जाते हैं और पूरे दिल से उसे अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं। इसके बाद लॉयड के सम्मान में एक वेलकम पार्टी रखी जाती है। उसे कहा जाता है, आज जितना खाना है खाओ, बिल की चिंता मत करना, आज की दावत हमारी तरफ से है। लॉयड ऐसा खाने लगता है मानो उसने पहले भी खाना देखा ही ना हो। उसकी नई पार्टी के सदस्य ये देख मजे से मुस्कुराते हैं। वे पूछते हैं, क्या तुम इतने भूखे थे? लॉयड हंसते हुए जवाब देता है, नहीं,
दरअसल इस शहर का खाना वाकई बहुत शानदार है। ये सुनकर सब लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ का खाना तो बिल्कुल एवरेज माना जाता है। लेकिन लॉयड कहता है कि बचपन से जो खाना वो खाता आया है उसकी तुलना में यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब है। अब यूई को उसके बचपन के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगती है। लॉयड उसे बताता है कि वो अपनी टीचर के साथ रहा करता था, जो भी उनकी बगिया में उगता था वही पकाकर उसे खिला देती थीं। कभी कभी वो जंगली मशरूम इकट्ठा कर लाती और कभी कभी जंगली जानवरों का मांस सीधे भूनकर उसे दे देती, बिना किसी मसाले या स्वाद के। लॉयड कहता है कि इसी वजह से उसने खुद खाना बनाना सीख लिया था, लेकिन फिर भी वो इस शहर के खाने जैसा अच्छा खाना कभी नहीं बना पाया। अब यूई को खाने से ज्यादा दिलचस्पी उस इंसान में होने लगती है जिसने लॉयड को मैजिक सिखाया। वो उससे पूछती है कि उसकी टीचर के बारे में और बताए। बाकी पार्टी मेंबर्स भी इस सवाल जवाब में शामिल हो जाते हैं। सिलिका पूछती है कि क्या उसकी टीचर भी एक वाइट मेज है, तो लॉयड कहता है कि नहीं, वो ज़्यादातर कॉम्बैट ओरिएंटेड मेज थी, क्योंकि उसने अक्सर देखा है कि जब वो अकेले ट्रेनिंग करती थी तो आसपास धमाके होते रहते थे। सिलिका ये सुनकर हैरान रह जाती है कि कोई ऐसा इंसान जो वाइट मेज नहीं है उसने लॉयड को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। लॉयड भी मानता है कि मर्लिन सच में बेमिसाल हैं। सिलिका कहती है कि काश वो उनसे भी कुछ सीख पाती, लेकिन लॉयड तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि अगर उसने ये बात सच में सोच भी ली तो उसे जिंदगी भर इसका पछतावा करना पड़ेगा जब उसे असली सच्चाई पता चलेगी। मर्लिन के बारे में थोड़ी और चर्चा करने के बाद पार्टी अपने मिशन के लिए एक स्ट्रेटेजी मीटिंग करने का फैसला करती है। यूई डागस से कहती है कि वो मिशन की डिटेल्स लॉयड को समझा दे, क्योंकि उसे प्रेजेंटेशन देने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता और वो इसमें अच्छी भी नहीं है। डागस लॉयड को बताता है कि उनका मिशन उन मॉन्स्टर्स को हराना है जो लोकल फार्म्स को तबाह कर रहे हैं। तभी सिलिका कहती है कि कई अलग अलग प्रजातियों के मॉन्स्टर्स मिलकर इस बार एक झुंड बना चुके हैं। ये सुनकर लॉयड हैरान रह जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा सुना ही नहीं था। डागस कहता है कि ये उनके लिए भी नई जानकारी है, लेकिन उन्हें इसे बेहद गंभीरता से लेना होगा। अचानक क्रॉसबोल उठता है कि चूंकि उनके सामने दुश्मनों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए वह और यूई मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि फिजिकल अटैक डीलर्स मॉब्स को कंट्रोल करने में अच्छे नहीं होते। यूई भी इस बात से सहमत होती है और कहती है कि इस बार सिलिका को उनका सहारा बनना पड़ेगा, क्योंकि वही वाइड एरिया स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन सिलिका भी घबराई हुई होती है, क्योंकि ऐसे स्पेल्स का इस्तेमाल करने से उसकी बहुत ज़्यादा मना खर्च हो जाती है। तब यूई लॉयड से पूछती है कि क्या वह अटैक मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। लॉयड जवाब देता है कि वह सिर्फ बेसिक लेवल के स्पेल्स ही इस्तेमाल कर सकता है और उनका असर बहुत खास नहीं होता। इसके बाद डाग्स स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन की बात आगे बढ़ाता है और कहता है कि वह और यूई मॉन्स्टर्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे ताकि सिलिका उन्हें एक बार में मार सके। क्रॉस सिलिका और लॉयड दोनों की रक्षा करेगा, जबकि लॉयड सिर्फ हीलिंग और सपोर्ट पर ध्यान देगा। इसके बाद सब लोग आराम करने के लिए सराय इन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन लॉयड दूसरी दिशा में चलने लगता है। डागस उसे रोककर पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। लॉयड झिझकते हुए कहता है कि उसके पास सराय में रुकने के लिए पैसे नहीं हैं। यह सुनकर डागस तुरंत उसे एक पाउच थमा देता है, या जिसमें उतने पैसे होते हैं जितने लॉयड ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। लॉयड घबरा जाता है और कहता है कि वह ये पैसे नहीं ले सकता, लेकिन डागस उसे समझाता है कि ये कोई दान नहीं है, बल्कि वह इस रकम को लॉयड की सैलरी से घटा देगा। अब लॉयड मना नहीं कर पाता और धन्यवाद देता है, वादा करते हुए कि वह अपनी पूरी मेहनत से इस रकम को चुकाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी ही और मज़ेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ।